एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा का रमेश नाम का एक बेटा था। रमेश सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में एक लड़की से प्यार होता है, फिर उस लड़की ने धोखा दे दिया। तब से रमेश पागलों की तरह करने लगा। वो शराब की आदी हो गया और अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा। उस गांव में अनामिका नाम की एक लड़की रहती थी। अनामिका रमेश से बहुत प्यार करती थी। उसे पता चला रमेश को प्यार में धोखा मिला, इसीलिए वो देवदास बन गया है और दुखी होकर घूमता फिर रहा है। तभी एक दिन अनामिका के पिताजी रविंद्र शारदा से मिलते हैं। नमस्ते दीदी, क्या हालचाल है? सब ठीक है ना? अब क्या बताए भैया, मेरा बेटा शहर की लड़की से धोखा खा के पागल हो गया है। उसके बारे में सोच करके भी मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, मैं भी आपसे उसी विषय में बात करने आया था। उस विषय में? क्या मेरे बेटे ने आप लोगों को परेशान किया? कृपया उसे छोड़ दीजिए। अरे रे, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी है ना, अनामिका। हाँ, वो तो है। वो काफी दिनों से आपके बेटे से प्यार करती है। मैंने बहुत रिश्ते लाए पर सभी को उसने ना कह दिया। मेरे जानकारी के बिना कुछ रिश्तों को सेट ही नहीं होने दिया। बाद में मुझे असल मामला पता चला। वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। आपने तो बहुत खुशखबरी सुनाई भाई साहब। कितने दिनों से मैं इस बात के लिए इंतजार में थी। अनामिका मुझे भी बहुत पसंद है। एक बार उसे हमारे घर ले आइए। बेटे को मनवाने का बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा मुहूर्त आपको मैं बताता हूँ। वैसे शाम को मैं अनामिका को भेज दूंगा। ठीक है भैया, भेज दीजिए। रविंद्र के जाने के बाद शारदा खुशी से उछल उठी। उसे लगा अगर वो बेटी की शादी करा देती है तो जिम्मेदारी से वो मुक्त हो जाएगी। उस दिन शाम को रमेश ऑफिस से घर लौटता है। उसे देखकर लगा कि वो ठीक है। शारदा को लगा ये अच्छा समय है, उसे अपनी दिल की बात बतानी चाहिए। बेटा, हर दिन तुम आ रहे हो जा रहे हो, कभी तुम मेरे बारे में भी सोचते हो? कम से कम मैंने तुम्हें जन्म दिया, उसके लिए भी तो परवाह किया करो। अपने संतान को बिगड़ते हुए देख मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? जो तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया उसके बारे में सोच के जो प्यार करता उसका नहीं सोचते हो। अच्छा होता अगर जहर देके मुझे मार ही देते। क्या हो गया माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्या परेशानी है, बताओ मुझे। मैं घर पे अकेली नहीं रह सकती हूँ, बुजुर्ग हो रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी शादी करवानी। नहीं करनी शादी तो मैं अभी जाके मर जाती हूँ, जाने दो मुझे। ऐसा कहकर शारदा घर में जाके आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। रमेश जाके अपनी माँ के पास विनती करने लगता है। वो आत्महत्या ना करने के लिए अनुरोध करता है। इस दौरान अनामिका वहाँ पे आ जाती है। वहाँ माँ बेटे की परिस्थिति देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। मैं तभी जिंदा रहूंगी जब तुम शादी करोगे, नहीं तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगी। माँ, मैं करूँगा, शादी करूँगा। तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी करूँगा। बस तुम ये सब कुछ मत कर बैठो। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अरे जो मैं कह रहा हूँ तुम क्यों नहीं मान रही हो? देखो यहाँ भी ये लड़की है, तुम कहोगी तो मैं अभी की अभी इसी से शादी कर लूंगा। तो घर के मंदिर में हल्दी वाला धागा है, अभी उस लड़की से शादी करो, नहीं तो मुझे वक्त नहीं लगेगा अपनी जान देने में, समझे? शारदा की बातों से रमेश डर गया। वो दौड़ के पूजा के कमरे में गया और हल्दी का धागा लाकर अनामिका के गले में बांध दिया। रमेश और अनामिका की शादी होने के कारण शारदा बहुत खुश होती है। बाद में रविंद्र और सभी के सामने वो एक दूसरे को माला भी पहनाते हैं। नई बहू के आने से उस घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अनामिका थोड़ी बेवकूफ थी। उसकी सारी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब थे। धीरे धीरे शारदा और रमेश ये बात समझ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। देखो अनामिका, तुम्हारी वजह से मुझे और ज्यादा सरदर्द हो रहा है। जो भी काम करो अच्छे से किया करो, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है जी, वैसा ही होगा। ऑफिस जाना है, मेरे कपड़े अभी के अभी आयरन कर दो, नहाने जा रहा हूँ मैं। ये कहकर रमेश नहाने चला जाता है। रमेश के आने से पहले उसके कपड़े आयरन होने थे, ये सोचकर अनामिका आयरन करने लगती है। उसके पति का शर्ट बड़ा खूबसूरत था। ये शर्ट बहुत खूबसूरत है, अगर मेरे पति इसे पहनते तो खूबसूरत लगेंगे, पर ये पहनने से उन पे बुरी नजर लग सकती है। मैं एक नजर पट्टू लगा देती हूँ, लेकिन एक टीका तो कभी भी मिट सकता है। अच्छा होगा अगर मैं पूरे शर्ट में ही नजर पट्टू लगा दूं, फिर उन पे कोई नजर नहीं लगेगी। ये कहते कहते अनामिका
रमेश का पूरा शर्ट जला देती है। फिर वो साफ सफाई करने में लग जाती है। फिर उसे बर्तन भी धोने थे। उसके बाद वो रमेश का कंप्यूटर, मोबाइल फोन और कुछ चीजें जिसे वो साफ करने लगती है। जब तक वो नहा के आएंगे तब तक मैं ये सब धो के साफ करके रखती हूँ। आकर जब सब धुला हुआ सूखा हुआ देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनामिका उसके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और भी जो कुछ बाकी सामान थे, उसे बर्तनों के तरह मल के साफ कर देती है। तब तक रमेश नहा के निकल आता है। कपड़े देखकर तो वो आश्चर्य हो जाता है। वो गुस्से से अनामिका के पास जाता है। वहाँ अनामिका उसके इलेक्ट्रॉनिक के सामान को बर्तनों की तरह धो रही थी। अरे अरे, ये क्या कर दिया अनामिका? ऐसा कोई करता है क्या? छी छी, मेरा कंप्यूटर बर्बाद कर दिया तुमने। फोन भी अब बेकार हो गया। अपनी बेवकूफी की वजह से तुमने सारा सामान बर्बाद कर दिया। ये कहकर रमेश गुस्से से चला जाता है। जैसे ही रमेश जाता है, शारदा अपनी बहू को बहुत डांटती है। ये क्या पागलपंती है? कोई ऐसा करता है क्या? देखो वो कितने गुस्से में गया। ये सब तो मैंने उन्हीं के लिए किया था सासू माँ। इस कंप्यूटर और सेलफोन में उसके प्यार की निशानी थी। उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच सोच के वो दुखी होते थे माँ। अब जब मैंने ऐसा किया है तो संभव है कि वो पूरी तरह से उसे भूल जाए। जहाँ तक गुस्से की बात रही तो वो गुस्से में अब अलग से सोचने लगेंगे। तब जाके वो अपनी सारी पुरानी यादों को मिटा पाएंगे सासू माँ, सच मानिए। अनामिका को देखकर शारदा बहुत खुश होती है। बेवकूफ बहू ने सासू माँ का दिल जीत लिया। उसने अनामिका की बहुत तारीफ की। उसके बाद से रमेश अनामिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये देखकर शारदा भी बहुत खुश होती है। अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा उसके घर की मुखिया थी। काफी समय से रमेश और शारदा पिज्जा का व्यापार कर रहे थे। क्योंकि माँ और बेटा पिज्जा के व्यापार में व्यस्त रहते थे, इसीलिए बहू घर पे ही रहती थी। पर अनामिका को भी बहुत तमन्ना थी कि वो दुकान का देखभाल करे। पर शारदा अपनी बहू को व्यापार में ताक झाक करने की अनुमति भी नहीं देती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, क्या माँ, आज हमारे दुकान के आसपास बड़े लोग हैं? क्या बात है? आज मैंने ऑफर रखा है। अगर एक पिज्जा कोई खरीदे तो एक कूल ड्रिंक का बोतल फ्री मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों माँ, कोल्ड ड्रिंक का ऑफर क्यों रखा? इससे हमें घाटा हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पिज्जा के भाव में कोल्ड ड्रिंक का भाव भी जोड़ दी हूँ। बेचारे लोग, उन्हें ये सब नहीं पता। वो तो बस पिज्जा लेने आ रहे हैं। अरे माँ, तुम तो महान हो। तब तो तुमने अच्छा ऑफर रखा है। तुम्हें क्या लगता है, मैं तो हमेशा ही ऐसी हूँ। ऐसे व्यापार करती हूँ तभी तो अच्छे पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ, यही तो तुम्हारा सीक्रेट है। ठीक है, वैसे आज तुम्हारी बीवी क्या कह रही थी? घर पे उदास बैठी हुई थी। क्या बताए, आज अनामिका को दुकान में आने का मन हो गया। उसे पिज्जा बनाना आता है और उसने YouTube देख देख कर तरह तरह के पिज्जा बनाना भी सीखा है। उसने मेरे लिए एक पिज्जा भी बनाया था। स्वाद अच्छा था। तुम भी खाओगी क्या माँ? अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें बताओ, उससे पहले मैं ही खा के देख लूं। बहुत हो गया, बंद करो। पहले देखो ग्राहक को क्या चाहिए, फिर अपनी बीवी की तारीफ करते रहना। ठीक है माँ। ऐसा शारदा रमेश से चिढ़ के कहती है। उधर रमेश कस्टमर का ख्याल रखने लगता है, पर शारदा इधर बहू ने पिज्जा बनाया उसी बारे में सोचे जा रही थी। उस दिन जब वो घर लौट के जाते हैं, अनामिका उन्हें जूस ला के देती है। आज मैंने तुम्हारे पिज्जा के बारे में माँ को बताया। मैंने सुना तुम बहुत अच्छा पिज्जा बना रही हो। आज ये सुबह से मेरा दिमाग खाया जा रहा है। तुम दुकान आके क्या करोगी? तुम्हारे लिए यही काम ठीक है। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है सासू माँ, अगर वहाँ आती हूँ तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपसे सीखूंगी आप कैसे पिज्जा बनाती है। घर पे अकेले अकेले रह के मैं दुखी हो जाती हूँ, पर आप तो मुझे उस तरफ भी आने से मना करती हैं। तो कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें पैरों तले अपनी दासी बना के रखी हूँ, या फिर तुम बुद्धि नहीं दे रही हो तो मैं भूखी मर रही हूँ? अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा सासू माँ। अब मुंह बंद रखो और जाके अपना काम करो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश भी निशब्द हो जाता है। फिर वो अपने कमरे में जाके अपनी पत्नी को समझाता है। देखो अनामिका, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। कल मेरी माँ के बाद तुम ही तो दुकान का देखभाल करने वाली हो, पर पता नहीं माँ तुम्हें दुकान आने क्यों नहीं देना चाहती।
बुरा मत मानो अनामिका। तुम्हारी माँ को जलन है मुझसे, जलन। मैंने जो पिज्जा बना के उन्हें दिया था उन्होंने चखा तक नहीं। बहुत दिन पहले मैंने एक बार पिज्जा बना के सासू माँ को दिया था खाने के लिए। तब उन्होंने कहा था हाँ स्वाद बहुत अच्छा है, पर उसके बाद से ही वो मुझे पिज्जा की दुकान में आने ही नहीं देती है। अब मैं समझा, तुम कहीं मेरी माँ को दबाने ना लगो, इसीलिए माँ ऐसा कर रही है। ठीक है अनामिका, मैं हूँ ना, एक काम करता हूँ, तुम भी एक नया दुकान शुरू करो। हम जो शुरू करेंगे उसमें तरह तरह के वैरायटीज होंगे। मैं पॉट पिज्जा का व्यापार शुरू करूंगी। ये खाने में भी बहुत अलग है और देखने में भी बहुत अलग है। वाह, बहुत बढ़िया, नया कॉन्सेप्ट है। हम अभी के अभी शुरू करते हैं, ठीक है? पर मुझे दुकान, रेंट, इन सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब छोड़ दो, हमारी दुकान के ऑपोजिट में दुकान खोलो। बस इस बात का ख्याल रखना कि माँ तुम्हें ना देख ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा जब पॉट पिज्जा फेमस हो जाएगा तब जाके माँ को अपनी गलती का एहसास होगा। माँ को तब तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तकलीफ समझ के आप मुझे व्यापार करने में मदद कर रहे हैं। इस तरह अपनी बातों से अनामिका अपने पति को धन्यवाद कहती है। परिकल्पना के अनुसार रमेश अपनी पत्नी को पॉट पिज्जा का व्यापार शुरू कर देता है। क्योंकि यह शारदा के दुकान के बिल्कुल सामने ही था, इसलिए सारे लोग वहीं पे जाने लगे। क्योंकि पॉट पिज्जा सभी के लिए बहुत ही अनोखा था, इसीलिए सभी लोग अनामिका के दुकान पॉट पिज्जा के लिए जाने लगे। क्योंकि पॉट पिज्जा का व्यापार बहुत ही अनोखा और स्वादिष्ट भी था, इसीलिए अनामिका का व्यापार देखते ही देखते बहुत फेमस हो गया। महीने भर के अंदर वो अच्छा मुनाफा कमाती है। उधर शारदा का व्यापार बहुत ही मंदा था, तो सर पे हाथ धरे वो कहने लगती है, अरे रमेश, इतना कम दर रखने के बाद भी हमारा व्यापार चल नहीं रहा है। बड़ा दुख हो रहा है। इतने सालों की मेहनत पानी में चला गया। लोग बस उस पॉट पिज्जा खाने के लिए भीड़ जुटा रहे हैं। क्या कर सकते हैं माँ, आपने अनामिका को दुकान में आने नहीं दिया, फिर यह परिस्थिति ही नहीं होती। धंधा मंदा हुआ है हमारी वजह से। कैसी बातें कर रहे हो? अनामिका को ना कहने पे हमारा व्यापार कैसे नीचे जाएगा? और वो पॉट व्यापार अच्छा चल गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे जो पॉट पिज्जा का व्यापार कर रहा है वो तुम्हारी बहू ही है। तुमने उसे अपने दुकान में आने के लिए मना कर दिया, इसीलिए उसने अपना दुकान खोल लिया। ये सब तुम दोनों ने मिलके कब कर लिया? वो भी मुझे कुछ बताए बगैर? माँ, तुम्हारी बात तो माननी ही थी, क्योंकि तुमने मुझे पैदा किया है, और अनामिका की बातें भी सुननी ही थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। तुम दोनों समान हो, पर तुम दोनों एक दूसरे को ना समझ के इस तरह से कर लिया। क्यों ये जलन और अभिनय? अगर सब साथ हो तो क्या दिक्कत है, बताओ? तुमने जो कहा वो सही है। अभी के अभी बहू से हमें मिलके इस दुकान को और बड़ा कर लेना चाहिए। मुझे अभी बहू से मिलना है बेटा। ऐसा कहकर शारदा अपनी बहू अनामिका से मिलने जाती है। अनामिका का व्यापार देख के शारदा आश्चर्य हो जाती है। बेटा अनामिका, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे इस व्यापार को देखकर मैं बहुत खुश हुई बेटा। मैंने तुम्हें अपने दुकान में ना आने को कहकर बहुत तकलीफ पहुंचाई। माफ करना बेटा। अब हमें एक साथ होकर सुखी सुखी रहना चाहिए। अरे सासू माँ, आप इस तरह से दुखी मत होइए। अब से हम साथ मिलके ये पिज्जा का व्यापार करेंगे और खुशी खुशी पूरा परिवार रहेंगे। इसमें मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, जैसा कहा वैसा ही होगा। उस दिन से सास बहू मिलके पॉट पिज्जा का व्यापार एक साथ करने लगती है। दोनों मिलजुल के व्यापार करते हैं और उन दोनों को व्यापार करते देख रमेश भी बहुत खुश होता है।